नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी के सब कुछ कर्म सामने आ गए। पार्लियामेंट में मनुस्मृति का नाम कह लिया, मिर्चें लग गई। मनुस्मृति का क्या समर्थन इतने ही जोर शोर से करती है भारतीय जनता पार्टी? क्या मनुस्मृति को ऐसे ही अपनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? अमित शाह गायब क्यों हो गए हैं? पार्लियामेंट में आ क्यों नहीं रहे हैं मोदी की तरह? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने विस्तार से बातचीत की है। आपको सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका अभिनंदन। आप मुझसे रोज पूछते थे कि ये ऑफिस मुंबई मुंबई, तो मैं आज बहुत दिनों बाद अपने लखनऊ के ऑफिस से कर रहा हूँ। आज मैंने सबको सरप्राइज दिया ऑफिस में, सब जने हैरान हो गए। मैंने किसी को बताया नहीं था, अचानक बहुत दिनों बाद मैं लखनऊ आया, सब जने बड़े खुश हो गए। तो आज मैं बहुत दिनों बाद लखनऊ ऑफिस में आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। नहीं, धन्यवाद संजय जी। मैं समझ गया था, जैसे ही आप मुस्कुरा रहे थे तो मैं समझ गया था कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो पता लग जाता है, जब आप लखनऊ में होते मुस्कुराहट बता देती है। तो आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए, बहुत बढ़िया। और आपको पता है आते शुभकामनाएं पता है काफी आते दिन के बाद। पता है जी। आते ही सबसे पहले मैंने क्या किया, जहाँ मेरा और टुंडे ऑफिस के है। कबाब, नहीं, टुंडे हाँ के हाँ कबाब खाने गए हाँ कि हाँ नहीं गए, हाँ वो हाँ, बताइए नहीं आप नहीं, पहले। टुंडे के कबाब मैंने खाए हैं घर पे अभी डिनर में, हाँ। लेकिन पास में मेरे बिल्कुल हाँ। पड़ोस में एक ठेला लगाता है गोलगप्पे वाला। मुंबई की चाट अच्छी जी नहीं है। सबसे पहले जी आके जी मैंने जी। गोलगप्पे और टिक्की खाई, उसके बाद मैं आके शो कर रहा हूँ। बहुत शुरुआत बढ़िया, करता बहुत हूँ बढ़िया। मलिक साहब, शुरुआत करता हूँ। खड़गे साहब ने बड़ी नाजुक नस ली। खड़गे साहब ने मनुस्मृति का जिक्र कर दिया कि मनुस्मृति के कुछ चीजें लागू करने की बात हो रही है। और मनुस्मृति जिन लोगों ने पढ़ी होगी, लगा उन सबको यकीन होगा कि इससे खराब ग्रंथ कोई दूसरा हो नहीं सकता। जिस ग्रंथ में जाति के आधार पर विभाजन की बात हो, जिस ग्रंथ में ब्राह्मणों को इतना श्रेष्ठ बताया गया हो कि वो भगवान हैं, कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति तो उस ग्रंथ को स्वीकार नहीं करता है। खड़गे जी ने अगर कहा मनुस्मृति के अंश लागू करने की बात सरकार कर रही है, तो बीजेपी तिलमिला गई। तो भारतीय जनता पार्टी को घोषित तौर पे कह देना चाहिए कि वो मनुस्मृति का समर्थन करती है। ये चेहरे पे पिछड़े और दलित के समर्थन का बात और मन में मनुस्मृति का समर्थन, ये कुछ हजम नहीं होता है। मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, मोहन भागवत जी का एक बयान वायरल कराया जा रहा है, जिसमें मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हम आरक्षण के पूरी तरह समर्थन में हैं। जब तक सभी को समान अधिकार नहीं मिल जाता, संघ जो है वो आरक्षण का समर्थन करेगा। एक बार मोहन भागवत फंस चुके हैं बिहार में आरक्षण को लेकर, बयान को लेकर। और पार्लियामेंट में ये जो दो पूरा बहुमत नहीं आया, उसके पीछे भी ये था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े काबिल काबिल नेताओं ने कह दिया था कि हमें 400 सीटें चाहिए, क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। और मैसेज गया कि ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं मोहन भागवत जी की बात से मुझे बड़ा मजा आया। वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण का समर्थन करते हैं, आरक्षण के साथ हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मोहन भागवत जी अगर मेरी बात सुन रहे हो, इस मंच से सुनते हैं, क्योंकि मुझे संघ के नागपुर के मुख्यालय के लोग बताते रहते हैं कि बहुत ज्यादा मॉनिटर होता है 4 PM। और नेचुरली आप सब वहाँ पे, आप सबकी कृपा से देश में लगातार 4 साल से लगभग हर महीने नंबर 1 है, और 23 करोड़ व्यू हो चुके हैं पिछले 28 दिनों में। यानी औसत लगभग 1 करोड़ व्यू रोज आ रहे हैं, इतने लोग सुन रहे हैं रोज। तो नेचुरली संघ भी मॉनिटर करता है। तो मेरी हाथ जोड़ के मोहन भागवत जी से प्रार्थना है कि आरक्षण इतना ही पसंद है तो वो संघ से शुरुआत कर दें। एक रज्जू भैया जो क्षत्रिय थे, उनके अलावा संघ प्रमुख हमेशा ब्राह्मण होता है। और मेरी समझ में आज तक नहीं आ पाया कि ब्राह्मणों में सुरखाब के कौन से पर लगे होते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, जन्म से ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ब्राह्मण थे। लेकिन जो ब्राह्मणों के कर्म दिखाए बताए गए हैं, उसमें से मेरे को एक भी नहीं भाता। मैं 365 दिन नॉनवेज खा सकता हूँ। मुझे कोई त्योहार, कोई दिन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो आदतें हैं मेरी, मैं बृहस्पतिवार को बाल कटा लेता हूँ, बिल्ली रास्ता काट जाए और खुश होकर जाता हूँ। मेरे माता पिताजी की दोनों की मृत्यु हुई, मैंने बाल नहीं कटवाए। मैं सारी कुरीतियों का विरोध करता हूं जो इस ब्राह्मणवाद ने इस देश में पैदा की है। और मैं मानता हूं कि इस देश की, और अगर हिंदू धर्म की बात करें, उसको बर्बाद करने में मनुस्मृति और इस ब्राह्मणवाद का बहुत बड़ा योगदान है। भरी ब्राह्मण समुदाय के लोग मुझे इस बात से गाली दे रहे हो, दे दे, मुझे कोई चिंता नहीं पड़ती। लेकिन मैं कहूंगा और ऐलान के तौर पे कहूंगा कि इस ब्राह्मणवाद ने देश को बर्बाद किया है। तो मोहन भागवत जी, मेरा विनम्र निवेदन आपसे यह है कि अगर आप इतने ज्यादा हितैषी हैं आरक्षण के, तो एक बात कर लीजिए
कि संघ प्रमुख जो हमेशा ब्राह्मण होता है, ये तय कर लीजिए कि अब आपके बाद एक दलित संघ का प्रमुख बनेगा, एक पिछड़ी जाति का संघ का प्रमुख बनेगा। और हाँ, देश की आधी आबादी महिला है कि अब संघ प्रमुख महिला बनेगी। पिछड़ा, दलित, मुसलमान तो छोड़ दीजिए, वो तो आपकी डिक्शनरी में नहीं है। पिछड़ा, दलित, महिला, इन तीन से क्या अगर संघ को परहेज नहीं है तो क्या इन तीन में से कोई बन सकता है? और मनुस्मृति के नाम से इतनी मिर्चें लगने का मतलब क्या है केपी मलिक साहब? जरा विस्तार से समझाइए, क्योंकि देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है ये आज का, खड़गे जी का मनुस्मृति का नाम लेना और बीजेपी को मिर्ची लग जाना। संजय जी देखिए, मोहन भागवत जी स्मृति मनुस्मृति की बात करते हैं, मोहन भागवत जी आरक्षण की बात करते हैं, उसके सबके कुछ ना कुछ मायने हैं। आज जो खड़गे जी ने राज्यसभा में सवाल उठाया है, उससे पहले तो जो छोटे वाले खड़गे हैं, जूनियर खड़गे हैं, वो कर्नाटक में लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप अपना जो एनजीओ है, जो हम तो मोदी जी की बात मानेंगे, मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है कि देश का सबसे बड़ा एनजीओ है, तो एनजीओ रजिस्टर होना चाहिए, और मेरे यहाँ कुछ अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपका एनजीओ होना चाहिए, उसको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि संघ का कोई प्रोग्राम कर्नाटक में था, उसकी परमिशन ये मांग रहे थे। उन्होंने कहा परमिशन हम तभी देंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो ये तो संघ की बात रही। अब आप जो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं संजय जी, मनुस्मृति का हमें भी पता, आपको भी पता है कि ब्राह्मण के घर में अगर किसी भी व्यक्ति ने जन्म ले लिया तो वो सर्वश्रेष्ठ है, भले ही वो मंदबुद्धि हो, भले ही वो इस लायक ना हो, भले ही वो नॉनवेज खाता हो, भले ही वो कुछ भी करता, लेकिन वो ब्राह्मण है इसलिए श्रेष्ठ है। और अगर किसी पिछड़े के, दलित के या दूसरे क्षत्रिय के घर में एक विद्वान व्यक्ति जन्म ले ले, वो मूर्ख है, क्योंकि उसने तो वहां जन्म ले लिया इसलिए मूर्ख है। तो ये चीज को किसी तरह से हमारे पुरखों, पूर्वजों और बड़े विद्वान लोगों ने बैलेंस बनाने की कोशिश की थी, और कितने नेताओं ने कुर्बानी दी है, कितने नेताओं ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इन कुरीतियों को खत्म करने में। कि पिछले 12 साल से संघ की और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उन कुरीतियों को वापस लाया जाए। संजय जी, आप चाहे मंदिरों की स्थिति देख लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देख लीजिए, संघ का खुद आपने जिक्र किया है। आप जब कोई चीज शुरू करते हैं, दूसरों से अपील करते हैं, सबसे पहले आप खुद आत्मसात करते हैं उसको। तो आप दूसरों को तब ज्ञान दीजिए, पहले आप संघ में ही अपने जो है उस तरह से वर्गीकरण कर दीजिए। संघ में तो आप वर्गीकरण कर नहीं रहे। अरे संघ तो दूर है, आप तो भारतीय जनता पार्टी में वर्गीकरण नहीं करते। आपके यहाँ जितने पिछड़े, अगर गलती से कोई भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बन गया, आपको याद है वो लक्ष्मण साहब बने थे, उनको किस प्रकार से हटाया गया था, और हटाया भी और बदनाम भी किया। क्या हुआ विनय कटियार जी का, जो मंदिर की लड़ाई की ध्वजा लेके चल रहे थे आगे, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया? क्या हुआ कल्याण सिंह का, जिन्होंने सब कुछ कर दिया? क्या हुआ उमा भारती का? तो आपको लड़ाई लड़ने के लिए, आपके लिए मरने जीने के लिए आपको पिछड़े और दलित चाहिए, लेकिन जब आपका कोई नंबर आए इस तरह का, तब वहां पे सर्वश्रेष्ठ आपको ब्राह्मण स्वराज और स्वर्ण चाहिए आपको, क्योंकि आप मनुस्मृति के तरीके से ही चलते हैं। आप राम मंदिर की बात देख लीजिए, राम मंदिर में क्या हुआ? तो इसलिए ये संजय जी, दूसरी बात जो आप आरक्षण की कह रहे हैं, आरक्षण की बात मोहन भागवत जी को इसलिए याद आई है कि ये जो आंदोलन जंतर मंतर पे युवाओं का हुआ है, T20 का जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन देश में शुरू हो गया है। अब आरक्षण पे युवा आंदोलन करने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, और इनको ये समझ में आ गया है कि अगर एक जेनजी, अगर 17-18 साल के बच्चे सरकार की चूल्हे हिलाने का काम कर सकते हैं, और अगर युवा आरक्षण के मुद्दे को लेके सड़क पे निकल गया, तो भारतीय जनता पार्टी और संघ बचेगा नहीं। संजय जी, इतना गंभीर मामला है, मैं आपको बताऊं, समझ नहीं आ रहा है हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, पार्लियामेंट के प्रांगण में होते हुए उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो सदन में चले जाए, लोकसभा के सदन में चले जाए या राज्यसभा के सदन में चले जाए। अच्छा, मुझे इसको आप हल्के में मत लीजिए। मलिक साहब मैं 1 मिनट रोकूंगा जी। राहुल गांधी पहली बार मुझे इन तेवरों से में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं
उनसे मोदी जी को पसीना आ गया है। गृह मंत्री पहली बार ऐसा रहा हाउस में नहीं आ रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि एक फिल्म आई थी, मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूं कि गृह मंत्री गायब हैं। इस देश के गृह मंत्री को जिस समय सबसे ज्यादा बोलना चाहिए था, छात्र आंदोलन में किस तरह लाठी चली, किस तरह पैलेट गन चली, इन सब पे बात करनी चाहिए थी, गृह मंत्री गायब हैं। जब दिखाई देते हैं तो पत्रकार सवाल पूछने की जगह कि लाठी कैसे चली, गोली कैसे चली, गोदी मीडिया कह रहा है कि आपकी धोती बड़ी अच्छी लग रही है। राहुल गांधी ने नानी याद दिला दी है, गायब कहाँ है, ना प्रधानमंत्री है ना गृह मंत्री है। डर क्या हो गया है राहुल गांधी से, गायब कहाँ हो गए हैं? संजय जी, जो 12 साल से इनकी जुमलेबाजी चल रही थी और अभी भी इनको लग रहा था कि जुमलेबाजी चलती रहेगी, वो जुमलेबाजी की हवा निकाल दी है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने ऐसा किया है कि एक सिस्टम चल रहा था और उस सिस्टम का कहीं बटन दबा दिया गलती से, सारा जो है मामला बिगड़ गया। राहुल गांधी ने ऐसा बटन इनका दबा दिया है। जैसे हमारे यूपी में हम लोग राजनीति में कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होके आता है, इसीलिए मोदी जी का और संघ का हर रास्ता अमित शाह के यहां होके आता है। कोई भी फाइल अगर पास होगी पीएमओ से, कोई भी अगर बड़ा डिसीजन होगा, चाहे वो पार्टी का हो चाहे वो सरकार का हो, वो अमित शाह की टेबल से फाइल होके जाती है। और अब ये खुद अमित शाह की फाइल आ गई है। राहुल गांधी का एक बड़ा सेंटेंस जो सपने में दिख रहा है मोदी जी को और अमित शाह को, वो ये है कि अमित शाह को जाना होगा। अमित शाह को जाना होगा यानी गृह मंत्री को जाना होगा। क्या राहुल गांधी हवा में ही बात कर रहे हैं या उनके पास कुछ तथ्य हैं? संजय जी, गृह मंत्रालय बुरी तरह फंस गया है, गृह मंत्री बुरी तरह फंस गए हैं। और आप ये देखिए कि कल राहुल गांधी के भाषण के बाद सदन में मोदी जी के नेतृत्व में रात को एक मीटिंग शुरू होती है, रात के अंधेरे में। जैसे मुंबई में कहते हैं ना कि रात के अंधेरे में निकलते हैं, एक लुटेरा निकलता है वो अनासी, उस तरह का सनसनीखेज रात को मीटिंग होती है और आधी रात तक चलती है। और उसमें किसको बुलाया जाता है? अजीत डोभाल को बुलाया जाता है। अजीत डोभाल कौन है? वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा पे कोई डिस्कस किया जा रहा है? किया ये जा रहा है कि अमित शाह को कैसे बचाया जाए। सारा जो आरोप है गृह मंत्रालय के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर, उसको सब अपने अपने ऊपर ले लो, सब अमित शाह की ढाल बन जाओ। कौन किस प्रकार से करेगा, किसकी क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चाएं हुई है उस मीटिंग में। और उसी का नतीजा आपने देखा, ये जो सीआरपीएफ के डीजी हैं, जिनको अगर ये सारा मामला ठीक हो जाता है उनको इनाम दिया जाएगा और उनको डीसीपी वेस्ट बंगाल का बनाया जाएगा। इसी तरीके से सबको बुलाया गया है और उसी के तहत दिल्ली पुलिस ने सुबह सुबह एक वीडियो जारी कर दिया और सारे गोदी मीडिया को दे दिया गया है कि भाई साहब इनको जो है ऐसा बता दीजिए जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ। अगर हम गोली नहीं चलाते, अगर हम सख्ती नहीं करते, पार्लियामेंट के 100 मीटर तक करीब आ गए थे आंदोलनकारी, और वो आंदोलनकारी, षड्यंत्रकारी, क्रांतिकारी ये 17-18 साल के बच्चे हैं, जेनजी हैं, परीक्षा की मांग कर रहे हैं और आप इनको उस तरह से ढाल देना चाहते हैं। ये षड्यंत्र ये चल रहा है कि कैसे बचे। सवाल ये हो गया है संजय जी कि गोली चली कि नहीं चली, पहले तो ये जवाब दे दीजिए। फिर अगर गोली चली तो किसके आदेश पर चली? इसका जवाब ना अमित शाह जी के पास है, ना किसी दिल्ली पुलिस के पास है। राहुल गांधी ने इनको फंसा दिया, क्योंकि मैंने कल भी आपको कहा था कि अमित शाह यहां फंस गए हैं कि भाई गोली चली, हाँ हमारे आदेश पर चली, तो आपने गोली कैसे चलाई? अब आप बचेंगे नहीं। और अगर आप ये कहते हैं कि हमने तो गोली का आदेश दिया ही नहीं, तो आपके बिना आदेश के कैसे हो गया ये? क्योंकि अब आप पहले इन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि कोई गोली नहीं चली, कहीं कुछ नहीं हुआ, किसी के ऊपर जो है पैलेट गन नहीं चली, कुछ नहीं हुआ, वो तो आदमी को निकाल रहा है राहुल गांधी। उन्होंने तो पेश कर दिया, ये लो इसको चर्रे लगे हुए हैं, डॉक्टरी रिपोर्ट है। तो आप बचेंगे कहाँ? अब ये गिर चुके हैं संजय जी, और ये ऐसे गिर गए हैं कि आज पूरा दिन गोदी मीडिया पे जो है वो गाना चल रहा है वीडियो का कि किस प्रकार से वहां पे आतंकी पहुंच गए, सॉरी आतंकी नहीं, किस प्रकार से आंदोलनकारी
पार्लियामेंट के 10 मीटर तक 100 मीटर के करीब पहुंच गए थे, इसीलिए सिक्योरिटी तैनात हो गई। संजय जी, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं पहले भी कहा कि इस सरकार ने उनके 10 प्रतिनिधियों को पार्लियामेंट के अंदर ही क्यों नहीं बुला लिया? आप बुला लेते, आइए भाई बात करिए। आपने क्यों बात करने के लिए नहीं बुलाया? क्यों आपने उन पर लाठीचार्ज किया? क्यों आपने उन पर बर्बरता की? और आज संजय जी ये हो गया कि दिल्ली पुलिस जो है 10 दिन बाद वीडियो जारी कर रही है। घटना 20 तारीख की है, आज 30 तारीख है, 10 दिन लग गए दिल्ली पुलिस को। सूची बताने में नहीं लगे उसको 10 दिन कि अपराधियों की सूची है, इसमें इतने अपराधी थे, इतने। अरे भाई, अगर अपराधी आ गए तो उसमें जैन जी की गलती है क्या? ये तो आप ही की भी गलती है। अपनी गलती खुद ही दिल्ली पुलिस बता रही है। आपकी सिक्योरिटी नहीं है, आपकी आईबी नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और आपको अगर पता लग गया कि अपराधी आए हैं, तो क्या वो अपराधी उस आंदोलन को संचालित कर रहे थे क्या? क्या वो मोर्चा लेके पार्लियामेंट की तरफ चल रहे थे क्या? अगर इसमें हाँ कहते हो तब फंसते हो आप, और ना कहते हो तब फंसते हो। तो ये राहुल गांधी ने इनको फंसा के रख दिया है, और अब इनके पास जवाब देने को कुछ नहीं है। अब बड़े मियां फंस गए हैं। संजय जी, दुर्गति ये है कि जो दुकानें चल रही थी गोदी मीडिया की, जो मित्र व्यापारी हैं उनकी, और जो दूसरे नेता हैं उनकी, अगर सबकी दुकानें बंद हो गई तो क्या होगा? तो ये मीटिंग ये हुई है कि भैया सबकी जिम्मेदारी बनती है। जो अलग अलग अधिकारी बन के बैठे हैं, भले ही वो चुनाव आयोग के हों, भले ही वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, सब अपने अपनी दुकानों पे प्रबंध करो कि शाह साहब को कैसे बचाया जाए। सब लग जाओ। तो सब लगे हुए किस प्रकार से इनको बचाया जाए। आप ये देखिए, कितनी हैरानी की बात है, कितनी जो है अजीब बात है कि पार्लियामेंट में दोनों ही नहीं आ रहे। पहले तो बड़े वाले नदारद रहते थे, अब तो छोटे वाले भी नदारद हो गए। जिनको आप कह रहे थे ये बहुत बड़े पहाड़ हैं, ये बहुत बड़े ताकतवर हैं, ये बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, वो संसद भवन की टेबल के नीचे घुस गए। वो हाउस का सामना नहीं कर पा रहे और पार्लियामेंट में घूम रहे हैं। आप ऐसा भी नहीं है कि देश विदेश में गए हुए हैं, किसी जरूरी कॉन्फ्रेंस में गए हैं। इससे बड़ा जरूरी काम है हाउस में जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जरूरी ऐसा कौन सा काम है जो हाउस में बिल पे चर्चा चल रही है, और बिल को आपने आज राज्यसभा में पेश कर दिया और आप दोनों नदारद हैं? ये इतने सारे सवाल खड़े हो गए संजय जी, जो इनसे जवाब देते नहीं बन रहा है। पूरी तरह फंस चुके हैं। क्या पैंतरेबाजी करते हैं, किधर जाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन एक बात मैं निश्चित तौर पे कह देता हूं कि अब इनका बचना नामुमकिन है। बहुत ज्यादा डरे घबराए हुए हैं, और अब डरने और घबराने वाली बात नहीं है, अब तोते उड़ने वाले हैं। ऐसा ऐसा अंदेशा दिखने लगा है लोगों को। जी, मुझे बताइए कि अब एक के बाद एक चीजें खराब हो रही हैं, ये सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार की कहानियां सामने आ रही हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कलह की बातें सामने आ रही हैं। मुरली मनोहर जोशी ने तो ट्वीट कर दिया था। क्या ये जो विश्व गुरु का जो ऑरा था, जो ये आतंक था कि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है, क्या लगता है कि ये ऑरा इस जैन जी के आंदोलन ने खत्म कर दिया? एक ये डर था कि कोई बोलेगा तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन नौजवानों ने उसको तहस नहस कर दिया, और बौखलाई सरकार अब उन नौजवानों के खिलाफ एफआईआर कर रही है। मैं मानता हूं कि गाली देना ठीक बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लाइन से नेता ऐसे हैं जिन्होंने गंदी गंदी गालियां दी। खुद प्रधानमंत्री का ये कहना कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, सोनिया गांधी को विधवा, ये सब बातें भी गाली की श्रेणी में आती हैं। और अब पुलिस जैन जी के खिलाफ जिन्होंने अगर गाली दी भी, उनके खिलाफ एफआईआर कर रही है, उन्हें नोटिस भेज देगी। महापुरुष को सोचना चाहिए, वो 75 साल क्रॉस कर गई है, बच्चे हैं, गाली नहीं देना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन गाली दे दी तो बड़न को चाहिए माफ करे छोटन के उत्पात, एक जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। अब ये 18 साल के 19 साल के बच्चों को नोटिस देना, उन पे एफआईआर कराना, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र पुरुष, अब वो तो अपने आप को भगवान का अवतार बताते ना विश्व गुरु जी, विश्व गुरु को उन्होंने गाली दे दी।
ये इतना बड़ा अपराध है कि बच्चों पे एफआईआर कराई जाए। बच्चों का दर्द सोचिए, नौजवानों का दर्द देखिए, उनका भविष्य अंधकार में है। सैकड़ों बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनको लगता है कहाँ जाएं हम। इस दर्द में, इस गुस्से में अगर उनके मुंह से गाली निकल गई इस आंदोलन में, तो क्या ये इतनी बड़ी बात है कि उन बच्चों को पुलिस से पूरे देश में जगह जगह उत्पीड़न कराया जा रहा है। अगर एक बार फिर जैन जी मैदान में आ गए तो इस बार तो विश्वगुरु की सत्ता ही पलट जाएगी, तख्ता ही पलट जाएगा। मैं नहीं चाहता कब हिंदुस्तान में इस तरह की बातें हो। मैं चाहता हूँ कि गांधीवादी तरीके से अपनी बात कही जाए, लेकिन बच्चों पे इस तरह नोटिस भेजना, उन पे एफआईआर कराना, क्या एक बड़े आंदोलन को फिर ये न्योता दे रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कर क्या रहे हैं ये। संजय जी, आपको पता है आज जंतर मंतर पे जो बैरियर लगाए गए हैं उनकी हाइट बढ़ा दी गई है, दीवार जितनी हाइट है, और उन पर वेल्डिंग कराई जा रही है ताकि बैरियर को आसानी से हटाया ना जा सके। इतनी डरी हुई सरकार है ये। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि युवा जैन जी गाली दे रहे हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं मोदी और भागवत जी हैं। अब क्यों जिम्मेदार हैं आप ये समझ लीजिए। आप मुझे बताइए, आप 12 साल से सत्ता में हैं और आप तो आजकल मुंबई में हैं, फिल्मों की बहुत जानकारी भी आपको है। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, क्या उस पर हमारी जो अस्मिता है, हमारी जो संस्कृति है, उसके अनुसार फिल्में बन रही हैं? आप जितना ओपन करके जिस गाली गलौज को खुलेआम आपने छूट दे रखी है, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो उद्योग है, और उद्योग को परमिशन देने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए आपकी सरकार बैठी है। आप क्यों नहीं प्रतिबंधित उस चीज को करते? युवाओं को जब आपने एकाएक इतना ओपन प्लेटफॉर्म दे दिया है। देखिए संजय जी, आप इस बात को माने ना माने, हम और आप इस उम्र से गुजरे हैं, फिल्मों का हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम युवा होते हैं, छात्र होते हैं और हम फिल्में देखते हैं तो उनसे अपने आप को जोड़ के देखते हैं, और कई सारी ऐसी चीजें हम करने की कोशिश करते हैं कि हम ही हीरो हैं, हम उस फिल्म के पात्र हैं, और हम अपनी निजी जिंदगी में भी उन चीजों को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो आज जो युवा इस तरह का व्यवहार कर रहा है, आज जो युवा इस तरह की गाली दे रहा है, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार आज की सरकार, और आज की सरकार का जो नेतृत्व लोग कर रहे हैं वो हैं। जिस प्रकार से संघ पाठ्यक्रमों में बदलाव कर रहा है, किताबों में बदलाव कर रहा है, इतिहास में बदलाव कर रहा है, सारी यूनिवर्सिटी में आप इस तरह के प्रोफेसर लेके आ रहे हैं, वहां पे जिस प्रकार से महिलाओं के, लड़कियों के साथ बातचीत हो रही है, समय समय पे वीडियो लीक होते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज संजय जी एक स्कूल की फुटेज आई है जहां लड़कियों ने आंदोलन छेड़ दिया है। एक स्कूल की लड़कियों ने आंदोलन छेड़ दिया है कि हमारे साथ इस तरह का हरेसमेंट हो रहा है, और बाद में मैनेजमेंट को झुकना पड़ा और उस स्कूल को समझा बुझा के उन लड़कियों को वापस लेना पड़ा। और ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है संजय जी, वो शहरी वाला नहीं है। तो ये जो आंदोलन है, ये जो आग है, ये गांव तक फैल चुकी है, ये दूर दराज तक चली गई है। और अब ये स्थिति हो गई है, मैं आपको बताऊं कि ऐसे हो गया जैसे हमारी आपकी शर्ट फट जाए, और यहाँ फट जाए तो यहाँ से टाका लगाए, फिर उधर फट गई वहां लगाए, फिर तीसरी जगह फट गई, गुस्से में आके पूरी शर्ट ही फाड़ दी। या उसको दूसरे तरीके से अगर किसान वाले से कहे कि जब किसान सिंचाई करने के लिए पानी अपने खेत में डालता है और वो गलती से पानी एक जगह टूट जाता है, पानी उधर जाने लगता है, वो वहां बंद करने जाता है, इधर से निकल जाता है, इधर बंद करता है, वहां से निकल जाता है, और वो झुंझलाहट में गुस्से में पूरा पानी ही खोल देता है। तो स्थिति ये बन गई है कि अब परिस्थितियां इतनी गंभीर हो चली हैं कि अब इनके कंट्रोल में मामला आ नहीं रहा है। अब आप मुझे बताइए, किसान भी आंदोलित है और भयंकर आंदोलित है, वो मुख्यमंत्री का घर घेरने पे उतारू है, आपने किसी तरह उसको रोक लिया है। इधर आप कह रहे हैं कि आरक्षण के जो छात्र हैं वो उतारू हैं आंदोलन में, E20 में जो पेट्रोल से, डीजल से बर्बाद हैं वो उतारू हैं आंदोलन में। तो जब इतने सारे लोग आंदोलन के लिए उतारू हैं तो बचा कौन फिर? भक्त तो वैसे ही, भक्तों की तो पता ही नहीं लग रहा भक्तजन कहाँ चले गए। अब भक्तजन को बुलाया जा रहा है कि भैया रक्षा करो, शाह साहब को बचाना है, कैसे करोगे? तो भक्त कुछ सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो कुछ कह ही नहीं पा रहे, उनका मुंह वहीं बंद कर दिया जा रहा है। मैंने कहा कि जिसका स्टेक पिछले 12 साल से इस सरकार पे लगा हुआ है, सबको एक्टिव कर दिया गया है कि किसी भी तरह से गृह मंत्रालय का
किसी भी तरह से गृह मंत्री का नाम इस मामले में नहीं आना चाहिए कि ये जो जंतर मंतर पे हुआ है, गृह मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी से मुक्त करना है, अपने अपने काम पे लग जाइए। भक्तों को भी लगाया गया है, लेकिन क्या बच पाएंगे? और अगर बाकायदा नहीं बच पाए और निपट गए, तो भाई साहब अगर ये एक पिलर निपट गया तो दूसरा पिलर तो खुद ब खुद गिर जाएगा, समझे। और दोनों पिलर गिर गए तो ये तो वही वाला हो जाएगा जैसे रामलीला में जब जो है कुंभकर्ण गिरा और रावण तो खुद ही कपकपाने लगता है ऐसे ऐसे कि अब अगला तीर मेरे पास आ रहा है। तो ये क्या हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं क्या? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इधर एक और चीज विचार करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार इस ईमानदार सरकार में कितना है, इसकी वानगी फिर देखने को मिली। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस से बना, अभी महीना भर नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी बड़े जोर शोर से बातें कर रहे थे, गडकरी जी बातें कर रहे थे, दूसरी बार धस गया। और बताया जाता है कि आगरा के जो जैन बंधु हैं, पीएनसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनकी, बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, उनकी कंपनी ने बनाया था ये। आपको याद होगा जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से बना था, जब सरकार आई थी योगी जी की, तो उसका भी एक हिस्सा धसा था। उसे भी इन्हीं महाशय जी की पीएनसी कंपनी ने, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अरबपति इंसान हैं, महीने भर के अंदर एक्सप्रेसवे धस जा रहा है। 4 PM के रिपोर्टर गए वहां पे कवरेज करने के लिए, माइक पे हाथ मार रहे थे उनके जो पदाधिकारी हैं कि ये खबर मत दिखाइए, ये खबर हम कुछ नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं जो महीने भर के अंदर 2-2 बार धस जा रहा है। क्या ईमानदारी का कोई और सर्टिफिकेट देना है बाकी है? क्या योगी जी को दिखाई नहीं दे रहा? क्या केंद्र को दिखाई नहीं दे रहा? NHI को दिखाई नहीं दे रहा कि ये भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है? ये जैन साहब इतने बदनाम हैं, आगरा के नगर निगम के ठेकों में, आगरा के नगर निगम की कार्रवाइयों में, बड़े बड़े ठेकों में, और इस तरह एक्सप्रेस में लगातार इस सरकार में धस रहे हैं। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है? जैन साहब को किस तरह बधाई दें हम कि आप जीती जागती भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं और आपने एक महानतम कार्य किया कि 15 दिन के अंदर 2 बार धस गया एक्सप्रेस वे। संजय जी देखिए, आज योगी जी ने भाषण दिया है कि अब हमें जो मंदिर बच गए हैं उनको दुरुस्त करना है। हमने बनारस का, अयोध्या का मंदिर दुरुस्त कर दिया है। वो ये नहीं बता रहे कि पिछले 9 साल में उन्होंने क्या क्या किया है, क्योंकि 9 साल बताएंगे तो फिर उसमें जैन साहब जैसे लोग आ जाएंगे। जैन साहब जैसे लोगों को खुली छूट है लूटने की, भ्रष्टाचार की, करप्शन की। तो ये चीजें गौण हो जा रही हैं संजय जी। ये इसलिए गौण हो जा रही हैं कि जब आप केदारनाथ, बद्रीनाथ के पौराणिक मंदिरों को लूट रहे हैं, जब आप अयोध्या के मंदिर में चोरी डकैती कर रहे हैं, तो ये डकैतियां तो चलती रहती है हाईवे पर, तो छोटी मोटी। देखिए, कांग्रेस का टाइम हो, उससे पहले किसी दूसरी सरकार हो, मायावती के टाइम पे बहुत विकास दिल्ली में हुआ था, आपको पता है। और जेपी ग्रुप ने भी हाईवे बनाया था, ये आपका नोएडा और आगरा वाला, अच्छा बनाया था। लेकिन उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो पैसा इसमें कमाया ही होगा, कुछ ना कुछ करप्शन तो हुआ ही होगा और होता रहा है। लेकिन वो इतना होता था कि जिस तरह से आटे में नमक होता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है कि ये नमक में आटा डालती है। एक बोरी नमक की है, उसमें 2 चुटकी आटा डाल दो और आटा बना के मार्केट में बेच दो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकता है। अगर यहाँ पे राम मंदिर में चोरी डकैती होने पर मुंह नहीं खुल रहा है मोहन भागवत जी का और प्रधानमंत्री का, तो संजय जी जैन के करप्शन पे आप क्या उंगली उठा सकते हैं? जैन तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो तो छोटे हैं, वो तो छोटा करप्शन है। आप मंदिर देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां मंदिरों में जो डकैती चल रही है, वो डकैती रोकने पे या किसी दोषी को जेल भेजने पे भारतीय जनता पार्टी की कोई आपको भूमिका नजर आई है क्या? अब मैं ये कह रहा हूं, अगर सामान्य सा व्यक्ति भी आप बिठा दीजिए, मंदिर का प्रबंधन मुझे आप दे दीजिए संजय जी, और आप पेटीएम बता रहे हैं, फलाना बता रहे हैं, जीपे बता रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं मंदिर के बाहर आप पेटीएम और जीपे का वो लगा दिए मार्का, आइए भाई जिसको दान देना है इसमें दान दें, कोई कैश दान नहीं लिया जाएगा, कोई कच्चा दान नहीं होगा। आप जैसे ही वहां पे पेटीएम से पैसा डालेंगे तुरंत बैंक में जाएगा, आपका मंदिर का इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, सबकी नॉलेज में रहेगा।
आप तो डिजिटल कहते हैं ना, डिजिटल डिजिटल का ढिंडोरा जुमलेबाजी कर रहे हैं पिछले 12 साल से। अरे डिजिटल कर दीजिए, उसमें जैसे यहाँ पे हमारे दिल्ली के एम्स में एक बोर्ड लगा हुआ है, भारत की जनसंख्या बताता रहता है आगे कि जनसंख्या बढ़ गई है, इतनी जनसंख्या है, फिर स्टेट में इतनी है, पुरुष इतने हैं, महिला इतने हैं। तो आप एक बोर्ड लगा दीजिए कि राम मंदिर में इतना चढ़ावा आ गया, अभी बढ़ता जा रहा है, इतने करोड़ है, इतना आ गया, इतना ये है, इतना वो है, कल इतना आया था, आज इतना आ गया है। आप डिजिटल करिए ना भाई। अगर आप डिजिटल करेंगे तो फिर डकैती कैसे करेंगे आप? तो जहां जहां आपको सुविधा है वहां आप कुछ नहीं करेंगे, और जहां आपको सुविधा नहीं है वहां तमाम चीजें करेंगे। संजय जी, करप्शन के सारे रिकॉर्ड इस सरकार में टूटे हैं, उन पे किस किस पे आप बहस करोगे, कहां कहां बहस करोगे? आप धन्यवाद दीजिए गडकरी जी को। गडकरी जी के यहाँ पूजा अर्चना 2 दिन से चल रही है। उन्होंने ये कहा कि जो सीधा सीधा टारगेट मेरे ऊपर था, जो तीर ब्रह्मास्त्र मेरे ऊपर आ रहा था, वो डाइवर्ट होकर अमित शाह के घर पे चला गया है, तो मेरी जान बच गई है। तो उनके यहाँ पूजा अर्चना चल रही है संजय जी। तो गडकरी जी बेचारे मजे ले रहे हैं। अब गडकरी जी पे इतना वार हुआ है, इतना वार हुआ है, अब थोड़ा सा उनको सांस लेने के लिए जो है राहत मिली है, तो वो राहत में है। अब उनको छोड़ दीजिए, बकसिए उनको 2-4 दिन, क्योंकि देखिए नंबर तो उनका भी आएगा, लेकिन वो नंबर जो है इधर से हट के उधर चला गया बड़ी जगह। तो इसलिए वो राहत की सांस ले रहे हैं, उनको थोड़ी राहत लेने दीजिए। वो तो इसी पे कह रहे हैं कि भाई मुझे E20 में फंसा दिया, मुझे पेट्रोल में फंसा दिया, मैं तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट हूँ। अब आप रोड एंड ट्रांसपोर्ट का भी उठा लाए घपला, तो छोड़ दीजिए, उनको छोड़िए। वो मंत्री ठीक है ना, वो तो इनकी सरकार में आके खराब हो गए, वो ठीक आदमी है, तो इसलिए उनको थोड़ा बकस देते हैं कुछ दिन के लिए। वो बात अलग है कि मुंबई में जो रोड की स्थिति है, जो पुल की स्थिति है, वो अलग है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हालात बहुत खराब हो रहे हैं। हम चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने बातचीत की। ये देखिए अभी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। आप सोचिए, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा ढोंग क्या हो सकता है? जैन जी को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है और पार्टी में घमासान मचा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।